स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की जनजी आंदोलन को लेकर पहली बड़ी बैठक राजस्थान के अंदर बुलाई गई दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी आज पहुंचने वाले। उससे पहले भाजपा के लोग फोन कर करके कोचिंग से लेकर हर जगह पर लोगों को दे रहे हैं धमकी की, चले मत जाना दोस्तों। बताएंगे इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से भी मैसेज जारी किया गया है और युवा समाज के लोगों से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आने की अपील की गई है दोस्तों। इसके बाद बीजेपी ने नगर निगम की ताकत लगाकर राहुल गांधी के पोस्टर बैनर भी फाड़ने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त तरीके का मिल रहा है समर्थन। वहीं पर प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के ट्रंप से मुलाकात को लेकर एक बयान जारी किया दोस्तों। बताएंगे उन्होंने क्या कहा, इसके बाद क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इसी के साथ में बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की 5 पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, जिसके साथ गठबंधन को लेकर मीम की हो रही है बड़ी तैयारी दोस्तों। वहीं पर ममता बनर्जी एक बार फिर से लड़ाई लड़ते हुए नजर आने वाली है और उन्होंने भवानीपुर के चुनाव को दे दी है हाईकोर्ट में चुनौती दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कोटा राजस्थान के अंदर आज युवाओं का एक बड़ा हुजूम देखने को मिलेगा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं की आवाज को और ज्यादा बुलंद करके बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर मानेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर लगातार जनजी समाज के लोगों की नाराजगी खुलकर सबके सामने आ रही है दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर समर्थन देखने को मिला, इससे एक बात क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लेकर युवाओं के अंदर एक जबरदस्त तरीके की नाराजगी है दोस्तों। राहुल गांधी युवा आबादी से मुलाकात करने के लिए राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी आज निजामुद्दीन से कोटा के लिए ट्रेन से निकलेंगे दोस्तों और 6-7 घंटे के बाद पहुंचेंगे, लेकिन कोटा के अंदर रैली जो बुलाई गई है उसमें भारी समर्थन खासकर छात्रों के द्वारा मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि छात्र ज्यादातर बड़ी संख्या में नीट पेपर की तैयारी इसी पूरे इलाके के इर्द गिर्द करते हैं दोस्तों। यानी कोटा जो सेंटर है कोचिंग का, वहीं पर राहुल गांधी की यात्रा हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने युवाओं से बात करते हुए कहा कि मेरे युवा साथियों, मेरे जनजी वॉरियर्स, एक बात मेरे सीने में आग की तरह जल रही है और आज मैं उस बात को आपके दिल में भी उतार देना चाहता हूं कि भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी और ईमानदारी ये दोनों शब्द मोदी सरकार की डिक्शनरी से गायब हो चुके हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं धड़ल्ले से फेल हो रही है और भर्तियां रद्द हो रही है, आसमान छू रही कोचिंग फीस है और शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ये लोग हर रोज लाखों करोड़ों युवाओं के सपने को चूर चूर कर रहे हैं। बेरोजगारी की आग में जल रहे हो फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी युवा बेरोजगारी की आग में झुलस रहे हैं और भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो दोस्तों, युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। अगर युवा टूट गया तो पूरा राष्ट्र टूट जाएगा और इसीलिए अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। मैं तुम सब लोगों को बुला रहा हूं। मैं देश की हर गली, कस्बे और हर कॉलेज, हर शहर से उठती आवाज यानी छात्रों की गूंज को कोटा के अंदर एक जबरदस्त हुंकार में बदलने की कोशिश करूंगा। 17 जून 2026 यानी आज राहुल गांधी कोटा महारैली में मौजूद रहेंगे दोस्तों। छात्रों की गूंज अब आग बनकर फैलेगी और आओ अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपनी आग को एकजुट करो और कोटा की इस धरती से जोरदार तरीके की आवाज उठाओ ताकि दिल्ली तक सुनाई दे। अब और नहीं सहेंगे, अब और नहीं चुप रहेंगे। 17 जून को कोटा में यानी आज कोटा में छात्रों को मिलने का आह्वान किया है राहुल गांधी ने दोस्तों। जय हिंद, जय युवा शक्ति और छात्रों की गूंज गूंजेगी आज कोटा में और जिस आंदोलन को बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है दोस्तों वो और ज्यादा तेज होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा हो और बीजेपी के लोग उसमें विघ्न डालने की कोशिश ना करे दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने पूरे तंत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सरकारी तंत्र को काम पर लगा दिया गया दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कोटा में मौजूद हजारों कोचिंग सेंटर को फोन कर करके प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि अपने छात्रों को राहुल गांधी के यात्रा में मत भेजिएगा, रैली में मत भेजिएगा और स्टूडेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। कोचिंग सेंटरों को धमकियां पहुंच रही है और यह बयान अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है दोस्तों। जिन्हें पता है, सारी रिपोर्ट मिल रही है कि कैसे जमीनी स्तर पर राहुल गांधी की यात्रा को कमजोर करने की कोशिश यानी रैली को कमजोर दिखाने की कोशिश के लिए अब छात्रों को इस आंदोलन में शामिल होने से रोका जा रहा है दोस्तों। ऐसे में टीकाराम जूली कांग्रेस पार्टी के जो नेता विपक्ष है दोस्तों, उन्होंने भी बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे कोटा के अंदर अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी की रैली के मद्देनजर जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे नगर निगम का इस्तेमाल करके, ये सारे बैनर पोस्टर उतरवा दिए गए हैं। भाजपा के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी कैसे जनता, खासकर युवा लोगों की आबादी को इकट्ठा करके आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर भाजपा का अहंकार अगर कोई तोड़ेगा तो वो युवा तोड़ेंगे और ये बात हमेशा तय मानी जानी चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक के मामले सामने
दिखाते हैं और जब सवाल उठाया जाता है तो बीजेपी के लोग पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पेपर लीक हो कैसे रहा है और पेपर लीक बंद कब होगा। और लगातार 3 साल से पेपर लीक जो मंत्री बंद नहीं कर पा रहा, वो अगले साल पेपर लीक कैसे बंद करवा पाएगा। ये जवाब बीजेपी से मांगा जाता है दोस्तों, कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की जाती है तो उस पर भी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी की ओर से नरेंद्र मोदी को दी गई हिदायत दोस्तों। प्रियंका गांधी बोली, कहा G7 के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां पर अलग अलग देशों के साथ देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेगा दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से बोलना चाहती हूं कि ट्रंप से मुलाकात होगा तो भारत के जो नाविक यानी जो भारत के शिप में काम करने वाले 3 लोग थे जिनकी मौत का कारण अमेरिका बना, अमेरिका का हमला बना दोस्तों, और कई लोग घायल हुए, तो ट्रंप के सामने इस बात को लेकर आपत्ति जताए नरेंद्र मोदी और ट्रंप को बोले कि भारत इस बात का विरोध जताता है कि ट्रंप की सरकार ने आदेश दिया और भारतीयों के ऊपर हमला हुआ। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी से अपील तो प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन जो अपडेट है वो ये कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर G7 को लेकर तस्वीरें साझा कर रहे हैं दोस्तों। और इस तस्वीरों में साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही है। हालांकि ट्रंप ज्यादा भाव नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये मुलाकात हुई दोस्तों। लेकिन इस मुलाकात में लग नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वही पुरानी विदेश नीति खीखी हूं वाला चल रही है दोस्तों। और कई सारे फोटो खींचकर कुछ फोटो सेलेक्ट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और उस पर गोदी मीडिया ने ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भारत की डिप्लोमेसी ये है वो है, यानी फालतू की बातें चल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लाल आंख दिखा पाए और बोल पाए कि हमारे देश के 3 लोगों की जान जाने के पीछे बड़ा कारण अमेरिका है और अमेरिका को इस मामले पर कम से कम माफी मांगनी चाहिए और अमेरिका को पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक्सपोज करना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब नरेंद्र मोदी के बस की बात रही है और राहुल गांधी जो बोलते हैं कहीं ना कहीं उसमें वास्तविकता नजर आने लगी है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी रणनीति के साथ मैदान में कूदे हैं दोस्तों। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कई सारी पार्टियों को साथ में लाने का ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने 5 पार्टियों पर अपना ध्यान पूरी तरीके से गढ़ाया हुआ है, जिसमें एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, यानी सबसे पहले बीएसपी से बात किया जाएगा कि क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे, जिसकी उम्मीद काफी कम नजर आती है दोस्तों। और जो दूसरी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, काशीराम यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, उसको भी अप्रोच किया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा MIM के साथ गठबंधन करने के लिए। और अगर आजाद समाज पार्टी से पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वापस से दोनों एक साथ आ जाएंगे दोस्तों, यानी आजाद समाज पार्टी और मीम का गठबंधन तो लगभग तय ही माना जा सकता है। वहीं पर अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल की पार्टी है दोस्तों, पिछली बार सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और एक सीट पर पिछली बार चुनाव जीता था, तो उनसे भी उम्मीद MIM के लोग कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ओबीसी समाज की एक और पार्टी यानी महान दल के साथ में भी असदुद्दीन ओवैसी बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ज्यादातर जो पार्टी जिनका थोड़ा बहुत अपने इलाके के अंदर एक पकड़ है, उन पार्टियों के साथ मीम आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाली है दोस्तों 27 के चुनाव के मद्देनजर, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ काफी दिनों के बाद अब ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हारने के बाद अब सड़कों की लड़ाई शुरू कर रही है दोस्तों। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीट यानी भवानीपुर की विधानसभा सीट के नतीजे को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है दोस्तों। उन्होंने कोर्ट से चुनाव परिणाम की वैधता की जांच की मांग की है दोस्तों। ममता बनर्जी ने याचिका खुद दाखिल किया है हाईकोर्ट के अंदर। उन्होंने याचिका में कहा कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है और 12 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट और मुझे पीटा गया और बाहर कर दिया गया। भवानीपुर सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया दोस्तों। इसके बाद जोरदार तरीके का बवाल काउंटिंग सेंटर पर देखा गया और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी की ओर से यह मांग की गई है दोस्तों। रिजल्ट के एक दिन पहले 3 मई को काउंटिंग सेंटर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के झंडे वाली कार को बिना जांच के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर एंट्री दे दी गई। वहीं पर स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी तकरीबन 4 घंटे बैठी रही दोस्तों। और इन्हीं सारे विवादों का जिक्र करते हुए कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ममता बनर्जी क्योंकि खुद वकील है दोस्तों, तो उन्होंने खुद की याचिका खुद से दाखिल की है, तो हो सकता है कि वो सुनवाई के दौरान खुद भी मौजूद रहे दोस्तों। यानी काफी रोचक दिन होने वाले आने वाले दिनों के अंदर और जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई पल पल की आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सब लोग इस बात में उलझे हुए हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में फूट चल रही है। लेकिन एक मामला अलग ही तरीके का गुजरात से सामने आया है, जिसे लेकर गोदी मीडिया में चर्चा नहीं चल रही दोस्तों, लेकिन भाजपा में बगावत शुरू हो चुकी है। गुजरात में बीजेपी में बगावत और बवाल होने के आसार पूरी तरीके से है, क्योंकि प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया। नर्मदा से विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख काफी ज्यादा भड़क गई दोस्तों। उन्होंने एक कार्यक्रम से नाराज होकर उपवास पर बैठने का फैसला लिया और उन्होंने धमकी दी कि अगर उनका अपमान किया गया तो अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे
और पार्टी भी छोड़कर चली जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने मौके को लपका दोस्तों और कहा कि विधायक दर्शना जी के साथ में बहुत गलत हुआ है और विधायक दर्शना के अपमान को आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए कहा कि भाजपा के राज्य के अंदर खासकर जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनके साथ इसी तरीके से अन्यायपूर्ण बर्ताव बीजेपी के लोग करते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों बात एकदम सही है और ऐसे में गुस्से में मंच से जो गई है तो इसका दूर तक मैसेज जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने के संकेत है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सियासी उठापटक के बीच में सबकी निगाहें मुंबई के मातोश्री पर टिकी हुई है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि उद्धव ठाकरे के ज्यादातर सांसदों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और उनको अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, इसीलिए ये सारे के सारे पलटी मारना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी मीटिंग के दौरान इन सारे सांसदों से बोल दिया, यानी जिनको लेकर ये खबरें चल रही थी कि एकनाथ शिंदे से ये लोग मुलाकात कर रहे हैं, तो उद्धव ने कहा कि जिसको जहां जाना है जाओ, अपनी खुशी से जाओ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां जाना है वो जाओ, लेकिन याद रखना कि जो भी पार्टी छोड़कर जाएगा, बाला साहब ठाकरे की पार्टी छोड़कर जाएगा, उसको भविष्य में पछताना तो पड़ेगा ही। उन्होंने अपने सांसदों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज का दिन भले ही मेरा ना हो, कल का दिन निश्चित रूप में मेरा होगा और तब तक हम लोगों को निश्चित तौर पर धैर्य रखना होगा और संघर्ष करना पड़ेगा। ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों। ऐसे में उद्धव ठाकरे भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके सांसदों को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं और जब बहुत तगड़े तगड़े ऑफर दिए जाते हैं दोस्तों तो कितने देर सांसद मना कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज नहीं तो कल तो आत्मा यानी अंतर आत्मा तो जागने ही वाली है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। जब पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी तभी पार्टी सुरक्षित रह पाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ेगी। 18 तारीख को वोट डलने वाला है दोस्तों और जो दावे चल रहे थे वो दावा अब एकदम उल्टा पड़ गया है। यानी भाजपा वाले दावा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी टूटेगी, लेकिन अब बीजेपी अपने विधायकों को लेकर अलग अलग रिजॉर्ट के चक्कर काट रही है दोस्तों। होटल में इंतजाम किए जा रहे हैं ठहरने के लिए ताकि 18 तारीख तक सबको एकजुट किया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी आराम से दोनों सीटें जीतकर आएगी और चाहे बीजेपी के लोग जितनी मर्जी उतनी कोशिश कर ले, अंततोगत्वा हेमंत सोरेन झारखंड के अंदर सर्वव्यापी नेता है दोस्तों और एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्वमान्य नेता है और इसीलिए बीजेपी के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हेमंत सोरेन के कहने पर वोट देते हैं दोस्तों और इसीलिए कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार या झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार हो, दोनों के दोनों जीत कर जाएंगे और डंके की चोट पर जीत कर जाएंगे। चाहे बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को यहाँ पर काम पर लगा दे या फिर बिजनेसमैन को टिकट देकर मैदान में उतार दे, यानी निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जो चाहे कर ले, इस बार उनको झारखंड में हार का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2027 को लेकर बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना एक प्रत्याशी उतारने के मूड में है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं दोस्तों और 75 जिलों में कांग्रेस पार्टी एक एक उम्मीदवार उतारेगी। इसका मतलब 75 तो कम से कम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी खुद के लड़वाने वाली है दोस्तों। ऐसे में जहां जहां कांग्रेस पार्टी के सांसद है उन जिलों के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो आंकड़ा लगभग 100 के आसपास पहुंचेगा दोस्तों। ऐसे में 100 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है दोस्तों। समाजवादी पार्टी लगभग 50, 55 या 70 तक सीटें दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा लगभग 100 के आसपास का है और इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच में अब चर्चा चल रही है सीट बंटवारे को लेकर। और कांग्रेस का मानना है कि अगर पार्टी को सीमित सीटें मिलती है तो जिलों के अंदर संगठन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी अगर किसी जिले में कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट चुनाव नहीं लड़ा तो कहीं ना कहीं जिले के अंदर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने ये विकल्प रख रही है, ये ऑप्शन दे रही है कि उनको सारे जिलों के अंदर कम से कम एक सीट तो लड़ने ही देना चाहिए ताकि जिले का संगठन पूरी तरीके से मजबूत रहे। और ये बात एकदम सही भी है दोस्तों। अगर एक आध सीटें भी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं जिले का पूरा जो कांग्रेस पार्टी के इकाई के लोग हैं वो मिलकर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के गृह मंत्री ने आरएसएस को लेकर देश के अंदर एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है दोस्तों और ये चर्चा अब धीरे धीरे करके आरएसएस को बैकफुट पर धकेलती जा रही है। अब जो अपडेट है वो ये कि प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के दावे को लेकर जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का दावा है कि सेना के विपरीत आरएसएस के लोग 3 दिनों के अंदर यानी 3 दिनों के भीतर एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल बनाकर तैनात कर सकते हैं सीमा पर, यानी अपनी खुद की सेना बनाकर सीमा पर तैनात कर सकते हैं। यदि कोई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ इस तरीके का दावा करता है तो भारत
भारत के सशस्त्र सेनाओं से भी तेजी से कि वो सेना जुटा लेगा। तो ये तो राज्य सरकार के लिए कानून की स्थिति, संरचना और प्रशिक्षण के साथ साथ वित्त पोषण और कमान श्रृंखला के साथ साथ जवाबदेही के बारे में एक गंभीर सवाल खड़े करता है। यानी दोस्तों राज्य सरकार का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। तो ऐसे में अगर एक संगठन दावा कर रहा है कि वो भारतीय सेना के स्तर के सैनिकों को खड़ा कर सकता है देश के अंदर 3 दिनों के अंदर, तो ये तो कर्नाटक राज्य या किसी भी राज्य के लिए ये संगठन एक खतरनाक है। अगर इस संगठन का मन किया तो ये कभी भी सेना अपने तैयार करके राज्य के अंदर स्थिति खराब कर सकता है। इसीलिए प्रियांक खड़गे ने कहा कि हमको ये जानने का अधिकार है, यानी सरकार को ये जानने का अधिकार है कि इनको पैसा कहां से मिल रहा है और ये संगठन इतने बड़े बड़े दावे किस आधार पर कर रहा है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने अपनी पार्टी से अलग होकर गुट बनाने वालों को लेकर कहा कि गद्दारों का एक समूह है जो तृणमूल कांग्रेस से अलग हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के इशारे पर काम कर रहे हैं। टीएमसी के बागी गुट के द्वारा लोकसभा में 2/3 सांसदों का समर्थन होने का दावा करना और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की योजना की घोषणा किए जाने के बाद रॉय ने यह टिप्पणी की है। दोस्तों रॉय ने कहा कि 2 टीमें हैं, एक तृणमूल कांग्रेस की टीम है, दूसरी गद्दारों की टीम है। वरिष्ठ सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही है और पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 फूल और पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा अभी भी है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ में है। चुनाव चिन्ह और नेता जब साथ में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर जनता भी साथ में तो खड़ी है ही। ममता बनर्जी के नाम पर 41% वोट पड़ा था दोस्तों, और यही बात तृणमूल कांग्रेस के अंदर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को मजबूत करता है कि बिना नेता और चुनाव चिन्ह के अगर कोई व्यक्ति आधे सांसद, 2 दर्जन सांसद या जितने भी 2/3 हो या सारे के सारे सांसद लेकर भी चले जाएंगे तो आखिर पार्टी और नेता तो वही है ना जो ममता बनर्जी है। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी वापस से अपनी पार्टी को बाउंस बैक करवाएंगे दोस्तों, और वो एक ऐसी नेता है जो लड़ाकू नेता है और आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस की वापसी होगी ही होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ राम मंदिर में दान पेटिका से चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर 4 नामजद सहित अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे ने राम मंदिर थाने में तहरीर दी है। चंपत राय के ड्राइवर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम इसमें शामिल है। दोस्तों यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, ये मांग की गई है धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे के द्वारा। और ऐसे में दोस्तों एक व्यापक नाराजगी पूरे क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर है कि राम मंदिर के नाम पर जो पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी गई थी, यानी जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा आगे नाम चल रहा है दोस्तों चंपत राय का, और सारी जिम्मेदारी चंपत राय संभाल रहे थे, तो उसके बाद पैसे के हेर फेर का ये बहुत गंभीर मामला सामने आया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र नाथ मिश्रा जो एक पत्रकार है दोस्तों, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक जो पोस्ट किया था उसका जवाब दिया गया। दोस्तों अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक गलती हो गई, होना चाहिए, वॉचेगा शौरी, इस तरीके का पोस्ट वो करते रहते हैं दोस्तों, बिना मतलब के पोस्ट करते रहते हैं। और एक बार फिर से कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई अमिताभ बच्चन। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा कि सर बोल दीजिए पेट्रोल और डीजल खाद की जो किल्लत है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगारी है उस पर बोल दीजिए। पहले तो बहुत बोला करते थे आप, 2013-14 में तो आपके बड़े बड़े विचार हुआ करते थे। इस बात को लेकर दोस्तों जो बिहार पूर्णिया जिला है उसके जिला प्रशासन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसे लिखा गया कि तिलचटा तेरा फर्जी आपिया कौन क्यों नहीं बोल रहा है पंजाब के नशे और अनएम्प्लॉयमेंट पर। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि किसी भाजपा के समर्थक का ये ट्रोल अकाउंट है, लेकिन जिला प्रशासन पूर्णिया का बताया गया है। इस पर नरेंद्र नाथ मिश्रा जो पत्रकार है उन्होंने कहा कि पूर्णिया के डीएम साहब को कांग्रेस जनता पार्टी से इतनी परेशानी क्यों है, अगर है तो इतनी भाषा खराब क्यों है उनकी, अगर यही लिखना है तो नौकरी छोड़ दीजिए और राजनीति में आ जाइए। अब दोस्तों इस मामले को लेकर चेक किया जा रहा है कि ये अकाउंट सही वाला है या नहीं है, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे और इसकी पूरी अपडेट आप तक आगे पहुंचाएंगे दोस्तों इसी के साथ में। पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है यूसुफ पठान अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर है दोस्तों। उनके बागी खेमे में जाने के बाद सियासी घमासान और तेज है। महुआ मोइत्रा और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों, और रुहुल्ला मेहदी कहते हैं कि एक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कि संसद के अंदर हंगामा चल रहा था और हंगामे के दिन यूसुफ पठान अचानक से पीछे हट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम सांसद जो तृणमूल कांग्रेस से नहीं जुड़ा था उसने यूसुफ पठान से बोला कि क्यों बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए यूसुफ पठान पीछे हट जाते हैं दोस्तों। इस मामले को लेकर महुआ मोइत्रा का जिक्र किया गया और कहा गया कि महुआ मोइत्रा यूसुफ पठान के पास जाती हैं और कहती हैं कि टीएमसी आपके साथ में पूरी तरीके से खड़ी है, कोई उनके परिवार या उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। यूसुफ पठान की बगावत के बाद मेहदी ने इस बात का जिक्र किया है दोस्तों। ऐसे में संसद की घटना का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि यूसुफ पठान वडोदरा के रहने वाले हैं और उनके ऊपर सरकारी जमीन के कथित तौर पर कब्जा करने के आरोप है दोस्तों। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके चलते गुजरात में संभावित बुलडोजर एक्शन के खौफ से एनडीए का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा
आ रहे यूसुफ पठान। अब इसको लेकर अलग अलग तरीके के तर्क है दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसुफ पठान क्या करे, अगर बीजेपी का विरोध करेंगे तो बुलडोजर चलेगा, परिवार परेशान होगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है गलत किया है। लेकिन सवाल से बड़ा ये है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसको ये सोच कर आना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित होकर आ रहा है और ऐसे में उसको सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो इसमें जो नुकसान झेलने को मिलेगा वो तो झेलना ही पड़ेगा, तभी जाकर विपक्ष की आवाज मजबूत होगी। और इसीलिए यूसुफ पठान जो राजनीति में आए क्रिकेटर के तौर पर काम कर रहे थे दोस्तों, तो उनके लिए एक मैसेज भी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सांसद है जिन्होंने पलटी मारी है दोस्तों, उनको लेकर लगभग सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने विधान मंडल की जो पार्टी है यानी जो तृणमूल कांग्रेस संसद की है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा वाली है, उसका विलय करवाया है और पार्टी का विलय नहीं हुआ। इसीलिए ये कहना कि पार्टी के विलय वाली बात इसको मानी जाएगी और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस को एक माना जाएगा जो एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रही है, तो ये बात गलत है। और इसीलिए जब पार्टी ये फैसला लेती है कि हम किसी और पार्टी में मर्ज करेंगे तो 2/3 सांसदों की जरूरत होती है। अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया तभी उनकी नहीं जाती, क्योंकि ये फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया था। तो ऐसे में अगर तृणमूल कांग्रेस ने कोई बीजेपी के साथ जाने या फिर नई पार्टी के साथ विलय कराने का फैसला नहीं लिया तो फिर आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि एक्सपर्ट जो बातें बोल रहे हैं वो बात तो एकदम कॉमन सेंस है कि अगर किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय होगा तभी उस पार्टी का विलय माना जाएगा, वरना तो ये कुछ सांसद इकट्ठा होकर जब मन करेगा कौन सी पार्टी को किसी भी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में शामिल करवा देंगे दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ वकील है दोस्तों, चाहे कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो अलग अलग केस का जिक्र करते हुए इस तरीके का दावा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत